चलो नालायक बच्चों, अब आगे हम लोग चैप्टर 2 लेके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 वाला। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करा चुका हूं, नहीं देखा है तो जाके देखो सर, सर्च करके ढूंढ लोगे मिल जाएगा। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इंडिया की इकोनॉमी प्लस प्लान्स पहली बार में। दूसरी बार में पढ़ना है आपको गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान की, जो 5 ईयर प्लान्स बने थे उनके क्या गोल्स थे। तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको ट्रेड पॉलिसी, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडस्ट्री प्लस ट्रेड। बट यहाँ पे फिर भी आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, दिखने दो, कोई बात नहीं। सबसे पहले इकोनॉमी प्लस प्लान्स पे आते हैं, आओ आगे से। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी एंड प्लान्स में, ठीक। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ, अब इकोनॉमी एंड प्लान्स के अंदर मैं आपको करा रहा हूं इकोनॉमिक सिस्टम, डेफिनेशन है सर। इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ, किसका सिस्टम है? ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो याद हो गया? हाँ जी सर। अब कोई मुझसे इकोनॉमिक सिस्टम पूछेगा तो मैं बता दूंगा, इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो याद हो गया? अब सर ये याद क्यों करा है? सर इसलिए करा है क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम सॉल्व करता है 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन से हैं 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाए और किस क्वांटिटी में बनाए, ठीक है, व्हाट एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि सर हम कैसे बनाएं, अपना कैपिटल इंटेंसिव मॉडल लगा के या फिर लेबर इंटेंसिव मॉडल लगा के। और थर्ड आया फॉर वूम टू प्रोड्यूस, कि आखिर हम बनाएं किसके लिए, हम रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बनाएं या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज ऑफ पीपल के लिए बनाएं। डन सर, 2 बातें याद हो गई कि इकोनॉमिक सिस्टम भी याद हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आगे सर, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की, आखिर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता है? सर 3 तरीके का होता है सर। पहला होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट और तीसरा होता है मिक्स्ड। आपको सुनना है क्योंकि 11th का ये। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी होती है जहां पे क्या बनेगा, कितना बनेगा और किस रेट पे बनेगा, ये सब पब्लिक डिसाइड करती है कि हमें दो, डिमांड के हिसाब से। और सप्लाई करने वाले प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वो जिस पर उसको ज्यादा प्रॉफिट मोटिव दिखता है वो वही बनाता है सर, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे गरीब आदमी तो नहीं चल पाएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे क्या बनेगा, कितना बनेगा, किसको मिलेगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वही बताती है कि हम इतना बनाएंगे, इस रेट पे बनाएंगे। मतलब ऐसी कंट्री में जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी लगी हुई है, यूजुअली गरीब कंट्री मानी जाती है। गरीब मतलब वहां पे गवर्नमेंट अपने यहाँ के लोगों को, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, सपोर्ट करने के लिए ऐसी इकोनॉमी चलाती है। फिर आती है मिक्स इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे दोनों लोग साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। मतलब सरकार कुछ परसेंटेज, कुछ सेक्शन के लोगों को देख रही होती है, लेकिन ज्यादातर हद तक प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जो वहाँ पे पब्लिक के डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उन प्राइवेट सेक्टर्स पे नजर बनाए रखती है कि भैया तुम ये ज्यादा करो, उसको ठीक, वो थोड़ा सा कंट्रोल रखती है उसके ऊपर। अब आगे देखते हैं सर, प्लान्स का मतलब क्या होता है। अब इसको याद रखना कि एग्जाम में 1 नंबर का आता है। प्लान्स क्या होता है? इट स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। अब क्योंकि एक कंट्री क्या अमीर है या क्यों गरीब है, वो वहां के रिसोर्सेज से पता चलता है। अब उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, इसके लिए बनेगा प्लान्स, ठीक। इट स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। अब यहाँ पे देखना 3 बातें सर, यहाँ पे 2 बातें, सॉरी। क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। अब समझना, जो प्लान्स होता है ना, प्लान्स उसमें क्या गोल्स होंगे स्पेसिफाइड वाले, वो क्लियरली डिफाइंड होता है। दूसरी बात, जनरल गोल या फिर स्पेसिफिक गोल जो अचीव करने होते हैं उसकी बात होती है। अब सर पक्का पक्का समझ में आ गया कि प्लान्स का मतलब है कि रिसोर्सेस को, नेशन के रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है, लेकिन वो आप क्लियरली स्पेसिफाई करोगे और कौन से गोल अचीव करने उसके बारे में भी आप मुझे बताओगे। तो सर मुझे यहाँ पे प्लान्स भी समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना अगली बात। 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया 1950 में, और इसके चेयरपर्सन बनाए गए पीएम साहब। तो इसका मतलब अभी का अगर मैं प्लानिंग कमीशन देखूं तो उसके चेयरपर्सन कौन माने जाएंगे? अभी के पीएम। अभी के पीएम कौन है आपको पता होगा? चलो सर, अच्छा,
इसी को बोला गया एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स बिगन, कि सर यहीं से शुरुआत होती है, मतलब 1950 से 5 ईयर प्लान्स मॉडल की शुरुआत होती है। अभी समझना सर, आपने अभी ऊपर मुझे पढ़ाया प्लान्स, लेकिन इंडिया में जो प्लान्स बनता है ना वो 5 सालों के लिए बनता है। तो इसका मतलब ये जो प्लान हुआ 5 ईयर प्लान हुआ, तो इसको मैंने बोला 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब हुई? 1950 में। लेकिन इस प्लान को बनाने वाली कमेटी का क्या नाम रखा गया? प्लानिंग कमीशन। उस कमेटी के हेड कौन हुए? प्राइम मिनिस्टर। ठीक, डन सर। अब आगे देखो सर, प्रोस्पेक्टिव प्लान क्या होता है? लेकिन देखो कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो सर 5 साल से ज्यादा का समय लेते हैं। तो सर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो सर इन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर कोई ऐसा प्लान है जो 5 साल से ज्यादा का है, लेकिन अगर वो 20 साल तक जा रहा है, तो ऐसे प्लान को आप लोग प्रोस्पेक्टिव प्लान बोलोगे। देखो, प्लान्स नॉट ओनली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, प्लान सिर्फ ये नहीं बताती कि आपको कौन से ऑब्जेक्टिव 5 साल में अचीव करने, बट व्हाट टू डू अचीव्ड इन 20 ईयर्स, लेकिन पूरे 20 साल में क्या करना है, तो उसको बोला गया पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक, अच्छा, अभी एक चीज नोट करनी है आपको कि सर ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, 2014 में 2014 में इस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के हो गया नीति आयोग। क्या हो गया? नीति आयोग। और इंग्लिश में बोला गया थिंक टैंक। ठीक, चलो सर अब देखते हैं नेक्स्ट, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान क्या है सर? 5 ईयर प्लान्स जो बने उसके 4 गोल्स रखे गए। पहला इक्विटी का गोल, दूसरा ग्रोथ का गोल, तीसरा सेल्फ रिलायंस का, फिर सेल्फ रिलाइजेशन का गोल, और मॉडर्नाइजेशन का। सबसे पहले देखो सर, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है सबको बराबर आंखों से देखना, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो ये पहला इसका गोल होता था। इट रेफर्स टू रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो सर सबसे पहली बात समझ में आ गई कि मुझे रिड्यूस करना इनइक्वालिटी, लेकिन इनइक्वालिटी किस चीज में? इनकम और वेल्थ के। ठीक, दूसरा इससे बेनिफिट किससे हुआ? बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच टू पुअर सेक्शन, ताकि इकोनॉमी की जो फैसिलिटी है, इकोनॉमिक का जो बेनिफिट है, वो पुअर सेक्शन के लोगों तक भी पहुंच पाए, तभी आया इक्विटी का गोल। अगला, फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन और हेल्थ। अब इनका मानना था कि हर इंडियंस के पास ये 4 चीजें तो जरूरी से होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि हमने 5 ईयर प्लान के इक्विटी के गोल को अचीव कर दिया। वो 4 चीजें क्या है? फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन और हेल्थ। डन, चलो सर ये हो गया आपका इक्विटी। 3 बातें आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। अगला ग्रोथ। सर ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ग्रोथ का मतलब कंट्री, जो ग्रोथ रेट अभी हमने पहले चैप्टर में देखा था ना कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो लेस देन 2% था, एग्रीगेट रियल जीडीपी। अब इनका कहना था, क्योंकि सर जीडीपी का मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है, कि हम उस प्रोडक्शन को बढ़ाएं। कितना करें वो अभी आ गया, मैं आपको दिखाऊंगा। 6% तक पहुंचा दिया था, जो भी बिल्कुल मतलब कमांडेबल बात थी। तो उन्होंने बोला था कि सर अगर हमें गरीबों का साथ देना है, उनके बारे में सोचना है, साथ साथ देश का ग्रोथ भी तो कराना है। तो ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या बोला? कंट्री का प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाए, आउटपुट ज्यादा बनने लगे, गुड्स और सर्विसेज ज्यादा बनने लगे, तो हम मानेंगे इंडिया ग्रो करने लगी। वैसे मैं बताऊं इसका गुड इंडिकेटर क्या है? जीडीपी इज द गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। की अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो मतलब उस देश का ग्रोथ हो रहा है। आगे, ग्रोथ क्या इंप्लाई करता है? सर ग्रोथ 3 बातें इंप्लाई करता है। पहली बात, लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, मतलब आपके पास पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा स्टॉक है प्रोडक्टिव कैपिटल का। दूसरा, लार्जर साइज ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज, पहले अगर आपके पास 5 बैंक्स थे तो अब 15 बैंक हो गए, इसको भी माना जाएगा। अगला, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, पहले आपने क्या किया? पहले सेक्शन बताया कि आपके पास अगर 10 स्टॉक्स थे प्रोडक्टिव कैपिटल, अब हो गए 15, लेकिन अगर 15 नहीं भी हुए, अगर 10 ही थे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले हर एक यूनिट 10 प्रोड्यूस करता था, अब वो 15 प्रोड्यूस करने लगा। तो इसका मतलब सर एफिशिएंसी बढ़ने को भी ग्रोथ माना जाएगा। अभी मैंने आपको इक्विटी और ग्रोथ कराया। आगे देखो सर, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या था? इट मीन्स अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ दोज गुड, उन गुड्स का अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे which could be produced in India itself, जिसको हम लोग खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, reduce dependence on foreign countries mainly on food। अब क्योंकि इंडिया बहुत टाइम तक यूएसए से फूड मंगाता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाए, कल को वो खाना ना भेजे तो हमारे यहाँ पे भूखमरी आ जाए। इसीलिए बोला कि सेल्फ रिलायंस जरूरी है, कि हम अपनी चीजें खुद बनाएं। अगला, अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस इन द पॉलिसी ऑफ अवर कंट्री।
अब क्योंकि बाहर वाला हमें राशन देगा, पानी देगा, सामान देगा, तो इंटरफेयर भी करेगा, तो मैं उनकी इंटरफेरेंस को नहीं चाहता था, इसलिए हमने अपने गोल में एक प्लान सेल्फ अलायंस का भी रखा था। फिर आता है सर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज आउटपुट। अब कुछ ऐसा कहते हैं सर, ये जो था ना ग्रोथ, अब इस ग्रोथ के लिए मॉडर्नाइजेशन आया कि सर ग्रोथ तो तभी होगी ना जब हमारे पास मॉडर्न मशीन आएगी। तो मॉडर्न मशीन का मतलब हो गया न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आना। और सर इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट था ह्यूमन, जो आज भी है, हम उसको यूज नहीं कर रहे थे। तो मॉडर्नाइजेशन ने इसको रिकमेंड किया कि यूज करना है हमें टैलेंट ऑफ वुमन इन द वर्क प्लेसेस। बोलो सर समझ आया क्या? हाँ जी सर। तो मुझे मॉडर्नाइजेशन भी समझ में आया कि मॉडर्नाइजेशन मुझे दोनों बातें लिखनी है, न्यू टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज कराने के लिए लिखना है, और सर अगला हमें वुमेन्स का यूज भी लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं सर, अब आया एग्रीकल्चर। सर ये किसका है सर? ये 1950 से लेके 1990 तक वाला एग्रीकल्चर है। पहले वाला तो हमें याद है ना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला, स्टैग्नेशन था, डेटराइजेशन था और लो प्रोडक्टिविटी थी। नहीं देखा तो जाके देखो वीडियो सर। लेकिन 1950 से 1990 वाला एग्रीकल्चर कैसा था सर? यहाँ पे आया लैंड रिफॉर्म। ओके, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या था? इट मीन्स द इंप्रूवमेंट in the field of agriculture to increase its productivity। क्या बात है, दोबारा देखते हैं सर। It means the improvement in the field of agriculture। ठीक है सर, इसका मतलब है कि हमें improvement करती है एग्रीकल्चर के फील्ड में, लेकिन क्यों? To इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सर वो जो लो प्रोडक्टिविटी थी ना, जो डेटराइजेशन था, जो स्टेग्नेशन था, उसको खत्म करने के लिए हम लेके आए लैंड रिफॉर्म। और आपको पता है कि अभी हमने गोल पढ़ा था ना 5 ईयर प्लान्स के गोल, इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर कॉल्ड इक्विटी। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाना ही वहां का इक्विटी था। क्या बात है सर। आगे सर, अब यहाँ पे तुमने किया क्या, मुझे ये बता दो। तो सर यहाँ पे हमने दो चीजें करी। पहला, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। अरे आप ये समझिए, अगर मान लिया एग्जाम में है ना कि लैंड रिफॉर्म 5 ईयर प्लान्स का जो चार्ट है ना, 5 ईयर प्लान्स, उसमें से कौन सा पॉइंट है? तो हमें यहाँ पे लिखना इक्विटी जो है ना वो है लैंड रिफॉर्म। ठीक है, आगे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। हम लैंड रिफॉर्म में दो चीजें लाए, हमने इंटरमीडिएरीज को बीच से निकाला और दूसरा लैंड सीलिंग लगाया। क्या मतलब है सर, मुझे मतलब बताओ। देखो सर, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज का मतलब 200 लाख, इसको याद करना है, टेनेंट्स मतलब जो कल्टीवेटर थे, जमीन पे काम करते थे, came into the direct contact with the government। अब गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारे ऊपर जो जमींदार है ना उनको हटाएंगे, इंटरमीडिएरीज को हटाएंगे, तुम डायरेक्ट अब हमसे बात करोगे, क्योंकि हम अपनी सब्सिडीज, अपना फर्टिलाइजर, अपने HYV सीड्स अब तुमको देंगे, कल्टीवेटर को। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए। इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे सुनना, मैंने वहां पे भी आपको पढ़ाया था कि सर क्योंकि हमारे देश में उस समय इसलिए भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी क्योंकि अगर मैं कुछ नया करता था, अच्छा करता था, इस बात के लिए मुझे कोई इंसेंटिव भी नहीं मिलता था। और अगर मैं अच्छा करूं इसके लिए तुम सपोर्ट तो करो, तुम सपोर्ट भी नहीं करते थे। लेकिन जब इंसेंटिव मिलने लगा, इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट हुआ, इससे आउटपुट इंक्रीज हुआ और दिस कंट्रीब्यूटेड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, और इससे एग्रीकल्चर में ग्रोथ आया। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा एग्जाम में, उसको गलत मत करना, लैंड टू द टिलर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब अबॉलिश करना, हटाना इंटरमीडिएरीज को, और लैंड किसको दे देना? टू द टिलर। टिलर मतलब जो डायरेक्टली उस पर काम करता है, ठीक है, कल्टीवेटर। अच्छा, अब देखो सर लैंड सीलिंग का मतलब क्या था, एग्जाम में ही आएगा। फिक्सिंग, क्या बोला मैंने? फिक्सिंग, क्या? द मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज मतलब ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। मतलब एक लॉ लेके आए जिसमें बोला कि एक आदमी के पास इतने बीघा जमीन से ज्यादा जमीन अगर होगी तो हम छीन लेंगे। देखो, बियॉन्ड विच, उससे ज्यादा हुई, टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट ले लेगी, प्लस अलॉट कर देगी वो लैंड किसको? लैंडलेस या फिर स्मॉल फार्मर को। बोलो सर याद हुआ? हाँ जी सर, पक्का पक्का याद हुआ। लैंड सीलिंग लगा जिसने बोला फिक्स करेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड which could be owned by individual, और अगर उससे ज्यादा निकले beyond which taken over by the government plus allotted to landless plus small farmer। सर ये भी याद होगा, पक्का पक्का याद होगा। लेकिन आपको एक बात पता है क्या सर? इस लैंड रिफॉर्म के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? एक बार पहले आप इतना याद करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, जल्दी करो। चलो सर, अभी आगे देखना, ये लैंड रिफॉर्म के ड्रॉबैक्स क्या थे सर? 3 ड्रॉबैक थे। पहला, गोल ऑफ इक्विटी नॉट सर्व्ड। देखो सर, हम ना लैंड रिफॉर्म इसलिए लाए थे ताकि बड़े जमींदारों से लैंड छीनकर हम टिलर्स को दे पाए,
लेकिन सर ये हो ना सका, क्यों? क्योंकि जमींदार ने इनके बहुत सारे लूप होल्स निकाल लिए और बहुत जगह खुद को ही कल्टीवेटर रिप्रेजेंट कर दिया। आपको यही लिखना है एग्जाम में, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है कि दे रिप्रेजेंटेड देमसेल्व्स इन मेनी डॉक्यूमेंट एज द कल्टीवेटर ऑफ द सेम लैंड और मेनी लैंड और गेट द सेम लैंड बैक। तो ये पहला हो गया। दूसरा, लैंड सीलिंग फेस हर्डल्स। अब हर्डल्स क्या थे? देखो क्या था, क्योंकि हमारे देश में कानून है, अब कानून सबकी सुनता है, तो जमींदार ने क्या किया, इस लॉ को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब कोर्ट में चैलेंज होने की वजह से इसमें बहुत डिले हुए, सुनवाइयां हुई, डेट्स लगी, इतने में लोग परेशान हो गए और उन्होंने उसका भी लूप होल यूज करके लैंड अपने नाम करा ली। तीसरा, लैंड रिफॉर्म अनसक्सेसफुल इन मोस्ट स्टेट। अब देखो इस लैंड रिफॉर्म को सक्सेसफुल कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? सर वहां के नेताओं की, मतलब जो मिनिस्टर्स होते थे उनकी। लेकिन मिनिस्टर्स ने, सिर्फ 2 स्टेट के मिनिस्टर्स ने इसको सक्सेसफुल किया। कहाँ कहाँ का आपको नोट करना है, केरला और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल था, लेकिन बाकी स्टेट्स में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से लैंड वापस उस जमींदार को या फिर इंटरमीडियरीज को मिल गई। आगे देखते हैं सर। अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? देखो, लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अभी समझ में आया सर, ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन के लिए आया था। फूड ग्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ HYV सीड, हाई yielding variety seed, especially for wheat and rice। सर मुझे याद हो गया, पक्का याद हो गया दोबारा। लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन of food grain resulting from the use of HYV seeds especially for wheat and rice। याद हो गया सर। अब आया एक वर्ड मार्केटेड सरप्लस। का मतलब क्या होता है? सर मार्केटेड सरप्लस का मतलब होता है पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन सोल्ड इन द मार्केट आफ्टर मीटिंग द ओन कंजप्शन। अब होने के लगा, क्योंकि अब आप HYV शीट्स यूज करने लगे। पहले आपकी जमीन जो 10 किलो गेहूं उगाती थी, अब वहां पे 50 किलो गेहूं होने लगा। लेकिन आप पहले 10 का 10 किलो गेहूं अपने घर में यूज कर लेते थे, लेकिन अभी 50 किलो होने के बाद आपने 10 किलो यूज किया, 40 किलो बच गया, उसको आपने मार्केट में बेच दिया, वही कहलाया मार्केटेड सरप्लस। बोले याद? आगे सर। अच्छा, अब सवाल है सर ग्रीन रेजोल्यूशन क्यों लाए? वाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो सर आपको वहां पे ने 3 बातें लिखनी। पहली बात सर, एट इंडिपेंडेंस 75% पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। पहली बात सर, 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। प्लस प्रोडक्शन वाज लो, लेकिन इतने सारे लोगों के एफर्ट के बाद भी प्रोडक्शन बहुत कम थी। तीसरा, ओल्ड टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे थे सर, वही बैल वगैरह दौड़ा रहे थे। प्लस अब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन आप अपने सामान को लाने ले जाने के लिए या फिर खेती करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, पानी तक नहीं था ठीक से। प्लस डिपेंडेंस ऑन रेन, और आप आज भी हे भगवान बारिश करा दे। तो सर इसीलिए ग्रीन रेजोल्यूशन लाना पड़ा, क्योंकि 1, अच्छा 2, 3, 4 और 5 परेशानियां थी। अब इसको लाने से क्या हुआ, इसने स्टेग्नेशन को खत्म कर दिया, जो आपकी बहुत सारी चीजें अटकी हुई थी खत्म हुआ। टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। और तीसरा, खाने की जो कमी थी जिसके लिए हम यूएसए पे डिपेंडेंट थे, वो भी अब ठीक हो गया। डन सर। अब आओ नेक्स्ट पे सर, कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कोई मेरिट्स हैं? अरे मेरिट ही मेरिट है। पहला मेरिट, इंक्रीज इन मार्केटेड सरप्लस है ना, अब लोगों के पास चीजें बचने लगी। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। अभी अपने को यूएस के आगे हाथ नहीं फैलाना, अब मेरे पास ही बहुत सारा फूड है, अब तो हम फूड एक्सपोर्ट भी करने लगे। तीसरा, क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता था खाना इतना होने लगा, बेचने के बाद भी अगर किसी किसान के पास बच जाता था तो उससे भारत सरकार खरीद लेती थी और उसको स्टोर करती थी। कहती थी अगर कभी कुछ ऐसा होगा कि देश में खाना कम हो जाएगा या फिर बारिश नहीं हो पाएगी, कुछ भी होगा इमरजेंसी की सिचुएशन में, हम वो फूड यूज कर लेंगे। आगे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन, क्योंकि अब फूड ग्रेन्स की सप्लाई बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइसेस कम हो गए। अच्छा, क्या सर इसके कोई डीमेरिट्स भी हैं? थोड़े से डीमेरिट। पहला, इंक्रीज द डिस्पैरिटीज। सर डिस्पैरिटीज समझ में नहीं आया, आप ऐसे समझो। अब क्या हुआ, जो किसान थे जिनके पास लैंड था, अब क्योंकि उनके पास मार्केटेड सरप्लस आने लगा, मैंने बोला बहुत सारे लूपहोल्स भी यूज हुए थे, तो कुछ किसान तो इनसे उनका फायदा हुआ, लेकिन कुछ किसान जिनके पास ना लैंड थी ना वो जमींदार थे, मतलब कुछ भी नहीं थे, उनको थोड़ा सा इससे नुकसान हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके बीच में ना अंतर डेवलप हो गया। अगला, prone टू अटैक बाय पेस्ट। लेकिन सर ये जो आपका HYV शीट्स था ना, इस पर कीड़े मकोड़े बहुत तेजी से लगते थे। रिस्ट्रिक्टेड टू मूव
अफ्लुएंट स्टेट, लेकिन सर कुछ स्टेट्स का इससे बहुत फायदा हुआ। कुछ स्टेट जहाँ पे मतलब जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे सर इस HYV शीट्स के या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से वो स्टेट्स बहुत फल फूल गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा अनाज पैदा होने लगा, वो बेचने लगे। आगे बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन। अब सर कौन कौन से, सर जहाँ पे वीट ग्रो हो रहा था जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में भी, तो उन सारे स्टेट्स को ज़्यादा फायदा हुआ। अच्छा सर, अब इन दो बातों के बाद देखते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब सर आपने देखा ना कि सर यहाँ पे डिस्पैरिटी बढ़ने लगी, या फिर पेस्ट के अटैक्स होने लगे, या फिर कुछ स्टेट्स को फायदा हुआ, या फिर जो वीट ग्रोइंग स्टेट थे उनको ज़्यादा फायदा हुआ। तो सर सरकारों ने इसको कैसे सॉल्व किया? स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। पहला स्टेप, लोन एट लो इंटरेस्ट। अब जिस आदमी के पास न लैंड थी या फिर नहीं, कुछ भी नहीं था, या फिर HYV शीट्स खरीदने के पैसे नहीं थे, उसको सरकारों ने लो इंटरेस्ट पे लोन दिए। सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। अब तुम्हारे पास लैंड तो है लेकिन HYV शीट्स खरीदने के पैसे नहीं है, फर्टिलाइजर्स खरीदने के पैसे नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, कोई बात नहीं, हमने पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनी को सब्सिडी दे दिया, अब वो तुमको सस्ते में बेचेंगे, तुमको लोन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगला रिसर्च इंस्टीट्यूशन। रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए गए, उनसे बोला गया कि और डेवलपमेंट हो सकती है, और चीजें अच्छी हो सकती है, तो आप वो करो जिसका फायदा सबको देने लगे। अच्छा, अब इसके अलावा ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहाँ पे वर्ड का जिक्र किया सब्सिडी, क्या सब्सिडी देना अच्छा है? तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आ गए, कुछ लोग इसके फेवर में आ गए। जो अगेंस्ट में थे उन्होंने क्या बोला, सर सब्सिडी देने से हमारे देश की फिजिकल बर्डन बढ़ेगा, मतलब सरकारों पर कर्जा बढ़ेगा, तुम कितना पैसा दोगे लोगों को। अगला, हार्मिंग इन्वायरमेंट। सर क्योंकि HYV शीट्स यूज करना या फिर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स यूज करना ये सॉइल के लिए भी ठीक नहीं है, इससे आपका इन्वायरमेंट ही खराब हो रहा है, और आप बहुत सस्ती कीमतों पे इसको बेच रहे हो सर, तो ये तो और बढ़ेगा। तीसरा, इनइक्वालिटी। सर इससे इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है, जो हमने यहाँ पे देखा था, इंक्रीज इन डिस्पैरिटी। सर तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। अगला, ग्रोइंग वन थिंग। और सर क्योंकि आप एग्रीकल्चर में ही सब्सिडीज दिए जा रहे हो, तो एक ही चीज ग्रो करती चली जाएगी, कितना करोगे सर? तो सर ये अगेंस्ट में लोगों ने बोला, अच्छी बात बोली थी। लेकिन जिन्होंने फेवर में बोला उन्होंने क्या बोला? बोला देखो सर भारत एक गरीब देश है और यहाँ पे सबको खाना चाहिए, तो अगर चीजें बन रही है तो बनने दो ना, फूड सबको मिलेगा, फूड फॉर एवरीवन। सर स्टेडी इनकम। सर किसानों के लिए भी अब एक स्थिर वाली इनकम होगी, वो भी बेचारे किसी साल कमाते थे, किसी साल बारिश की वजह से नहीं कमा पाते थे, तो अभी क्या है, उनके पास पैसा जमा होगा, जिस साल बारिश होगी वो उस पैसों को यूज कर सकेंगे। अगला, हेल्पिंग रूरल एरिया। और सर अल्टीमेटली अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग तो पैसा बना लेते हैं, लेकिन बेचारे किसान या फिर रूरल एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो सर इसलिए सब्सिडी जरूरी है। एंड द लास्ट, वॉयलेट ग्लोबल इक्विटी। सर देखो, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग ग्लोबली अपने आप को मैच करें, तो हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि मेन है, हम अपने देश में एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारा कृषि अच्छा होना चाहिए, हमारा फर्टिलाइजर्स या फिर हमारा पेस्टिसाइड्स या फिर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए सर। चलो सर अगले में आते हैं सर, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड। डन। अब ये देखो सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, बहुत ध्यान से सुनना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, MCQs भी बहुत आते हैं। क्या मतलब है सर इसका? फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। मतलब सर पहला 5 ईयर प्लान 1951 में आया था, दूसरा आया 1956 में। उस समय उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेके आए। अच्छा सर कब तक चला? 1956 से लेकर 1961 तक आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान बना। इन्होंने क्या किया, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्लासिफिकेशन बनाई, जिसमें बोला कि 3 कैटेगरी बनेगी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालूंगा, उनके ड्राफ्टिंग भी डालूंगा कि कैसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है? बस आपको ये सब चीजें याद रखनी है। एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सर जो फर्स्ट कैटेगरी में थी उसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट की ही रहेगी, लेकिन सर जो सेकंड कैटेगरी की इंडस्ट्री थी उसमें प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगी। किसको सप्लीमेंट करेगी? मतलब उनके साथ काम करेगी, पब्लिक सेक्टर वालों के साथ, मतलब रहेगी पब्लिक सेक्टर की ही, प्राइवेट सेक्टर बस उसमें सप्लीमेंट करेगी 20%, 30%, 40%। थर्ड कैटेगरी में बोला कि ये सारा काम तुम प्राइवेट सेक्टर करो। लेकिन आपको पता है क्या, प्राइवेट सेक्टर को भी तुमने थर्ड कैटेगरी में डालने के बाद भी IPR से रेगुलेट करा दिया। IPR मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। मतलब उनको बोला
कि अगर तुमको कोई नई इंडस्ट्री खोलनी है ना तो तुम मेरे से लाइसेंस लो। अच्छा चलो ठीक है, मैंने नई इंडस्ट्री खोल ली, लाइसेंस ले लिया। उसके बाद कहते हैं अगर तुमको अपनी वही वाली इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है या फिर कोई नया प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना है तो फिर से लाइसेंस लो। अरे यार, मतलब तो क्या फायदा हुआ प्राइवेट सेक्टर को देने का। तो इन्होंने बोला आईपीआर ने किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट किया, तो आप लिखोगे लाइसेंस देके, और एक्सपेंडिंग और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी तुमने लाइसेंस मांगा। आगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या था सर, देखो इन 1955 याद रखना द विलेज एंड एसएसआई कमेटी, जिसका नाम था कार्व कमेटी, दोबारा देखते हैं। इन 1955 the village and SSI committee, the Carve committee noted the possibility of using SSI for promotion of rural development। मतलब 1955 में जाके विलेज और एसएसआई कमेटी, जो कार्व कमेटी थी, उनको ऐसा लगता है कि अगर रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है तो एसएसआई को यूज करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब हम ऐसा करेंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये सिर्फ एसएसआई के अंदर ही बन सकती है, जैसे कि जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब गांव में इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहां के लोग पैसा कमाने लगेंगे। अगला, इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। और जो देश का पैसा है या फिर देश की जो इनकम है, अब वो अच्छे तरीके से पूरे देश में बटेगा। पहले अर्बन ज्यादा शेयर मार रहा था, लेकिन अभी अर्बन को नहीं मिलेगा, सबको मिलने लगेगा। अब यहाँ पे दो बातें और देखना। लेकिन सर एसएसआई में ऐसा क्या किया कि जो ये वाला काम से रूरल का फायदा होने वाला था। सर हमने रिजर्वेशन किया ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट तो एसएसआई बनाएगा, ये वाला प्रोडक्ट कौन बनाएगा, एसएसआई बनाएगा। अगला, ग्रांट ऑफ कंसेशनल्स। मतलब अब एसएसआई अगर बनाएगा तो एसएसआई को हम वो बनाने के लिए भी ग्रांट्स भी देंगे, और चीजें अगर ग्रांट नहीं दे तो कंसेशनल रेट पे देंगे। तो सर समझ में आया मुझे, एसएसआई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगला, ट्रेड पॉलिसी क्या है सर। देखो सर, ट्रेड पॉलिसी का मतलब था यहाँ पे इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन। क्या मतलब होता है, आप ठीक से देखो तो इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे। किससे, देखो सर, द फर्स्ट 7 प्लान्स, पहले से लेके 7वें 5 ईयर प्लान्स तक, मोटा मोटा देखो तो 35 साल तक, फॉरेन ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो फॉरेन ट्रेड था भारत का, वो किस नाम से जाना जा रहा था, इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। क्या बोला, इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। मतलब क्या था इसका, इसका मतलब था रिप्लेस करना, रिप्लेसिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट को आप रिप्लेस करो किससे, विद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से। मतलब तुम खुद बनाओ। अरे वाह सर, ऐसा क्यों किया गया, अरे यार ताकि हम खुद बनाएंगे तो हम अपनी चीजें अपनी कीमतों पे बेचेंगे ना, बाहर वाला आएगा 10 वाली चीज 20 में बेच के 10 का मुनाफा काट के देश से ले जाएगा। और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें उसको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा ना, तो भारत में तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज कम था, वो भी चला जाएगा तो कैसे चलेगा। अच्छा सर, तो तुमने इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में अपने देश के लोगों को बचाने के लिए क्या किया, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, दो चीजें करी सर। पहला तो हम टैरिफ लाए, दूसरा कोटा लाए। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, किसके ऊपर, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, कि आप बाहर से जो भी इंपोर्ट करोगे उस पर आपको एक टैरिफ देना पड़ेगा। टैरिफ से क्या हुआ सर, टैरिफ से विदेश से आने वाली चीजें एक्सपेंसिव हो गई, और अब लोग डिस्करेज हो गए कि नहीं यार बाहर से नहीं मंगा रहे यार, क्या फायदा, बाहर की चीजें महंगी हो रही है। अच्छा, फिर लगाया कोटा। कोटा का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी बेरियर, कि सर इससे ज्यादा ना मंगा सकते ना बेच सकते बाहर। मतलब इंपोर्ट के ऊपर भी एक्सपोर्ट के ऊपर भी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, टैरिफ लगता है इंपोर्टेड गुड्स पे, लेकिन कोटा लगा दोनों पे, इंपोर्ट पे भी और एक्सपोर्ट पे भी। बहुत बढ़िया सर, याद हो रहा है सर। अच्छा, अब सवाल है रीजन ऑफ प्रोटेक्शन क्या था। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन था, व्हाट आर द रीजनल बिहाइंड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आपको वहां पे लिखना है सर सेल्फ सफिशिएंसी। आप इसमें कुछ गलत मत समझो, हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे थे। दूसरा, सेविंग ऑफ स्केयर फॉरेन एक्सचेंज। एक तो हमारे पास वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज कम है, हम उसको बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। ठीक, चलो सर, मुझे ये भी दो बातें समझ में आ गई। लेकिन अब आपके एग्जाम में ना आता है कि इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को या फिर ट्रेड पॉलिसी को आप क्रिटिकली एनालाइज कर दो। तो क्रिटिकली एनालिसिस के लिए आपको उसमें उसके पॉजिटिव्स भी लिखने होते हैं और नेगेटिव्स भी लिखने होते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म भी लिखना होता है। पॉजिटिव्स में आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव्स में आपको लिखना है जीडीपी ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इंक्रीजेस। सर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाने से देश की इनकम बढ़ी, तो हमारा इंडस्ट्री से आने वाला पैसा बढ़ा। अब लोग मोटिवेट हो जाए खुद से चीज़ें बनाने के लिए, तो जब चीज़ें बनेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। आगे,
6% ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट। अच्छा अभी ना मेरे साथ आप एक चीज नोट कर लो, अगर याद कर पाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर याद कर पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब आप ऐसे समझो कि आपका फायदा होगा। आपका फायदा कराने के लिए बस मैं एक चीज लिखवा देता हूँ। आपको यहाँ पे जीडीपी में यहाँ पे बस मेरे साथ लिख लेना, 13% से ये कितना हो गया, 24 पॉइंट, सॉरी 24.6% हो गया। सर हमने ना ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, इससे भारत का जो जीडीपी था 13% से कितना हो गया 24.96। ये कब हुआ, 1990 1991 में। और सर ये कब था, सर ये 1950 के टाइम का था, मतलब 1950 में 13% था, वो बढ़ के 24.6 हो गया। ठीक, चलो सर। अच्छा 6% का एनुअल ग्रोथ आ गया, याद करो वहां पे हमने दिखा था लेस देन 2% था, 2% से भी कम था, वो 6% आ गया। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री होगी। सर डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री का मतलब अब हम लोग बहुत सारी चीजें बनाने लगे। अच्छा एसएसआई का प्रमोशन हो गया सर, और एसएसआई बनने लगे। अच्छा लास्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल गया। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा क्रिटिकली एनालाइज करो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, तो आपने वहां पे पॉजिटिव्स लिख दिए कितने, 1 2 3 4 5, लेकिन साथ में क्रिटिसिज्म भी लिखना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म का मतलब इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। सर पब्लिक सेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा था, बहुत बदमाश था। आगे परमिट लाइसेंस राज, हमने बोला ना दो बातें थी सर, दो बातें कौन सी थी सर, वो याद करो। आपको लाइसेंस नया इंडस्ट्री खोलने के लिए भी लेना पड़ रहा था, और अपने आप को एक्सपेंड या डाइवर्सिफाई करने के लिए। थर्ड, नो इंसेंटिव, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बढ़िया काम करता था तो ये पब्लिक सेक्टर उनको कोई इंसेंटिव नहीं देता था। ठीक, चलो सर यहाँ पे आपका खत्म हुआ 2 चैप्टर। इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से याद करो। मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्वेश्चन को कैसे ड्राफ्ट करना है वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बस आप सपोर्ट करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। आप लोगों की वजह से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए। अगर ऐसा करोगे तो एक दिन हम लोग 1 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन भी पहुंचेंगे। चलो बाय, थैंक यू।